तो आज हम लोग इस वीडियो में पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक है। ये NCERT बेस्ड पुस्तक कक्षा 5 की हिंदी पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 एक किसान एक तूफान। ये कहानी है। इसके पहले हम लोग ये पाठ 6 तक के वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में पाठ 7 के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न देखने से पहले हम इस पाठ का रीडिंग करेंगे जिससे कि हमें कहानी आसानी से उसके अभ्यास प्रश्न के उत्तर जो है समझ में आ जाए। तो हम कहानी को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे किसान की कहानी है जो अपने गांव वालों को समुद्री तूफान से बचाने के लिए अपनी फसल में आग लगा लेता है और सबको अपने पास बुलाकर सबकी रक्षा करता है। क्या तुमने कभी समुद्र तट देखा है? दूर दूर तक नीला समुद्र, चंचल लहरें, लहरों का तट पर थपेड़ी मारना बड़ा ही सुंदर लगता है। जो लोग समुद्र तट पर रहते हैं वे रोज ऐसे लुभावने दृश्य देखते हैं। लुभावना समुद्र कभी कभी बड़ा डरावना भी हो जाता है। उसकी विनाशकारी लहरें तट के आसपास सब कुछ नष्ट कर देती हैं। ऐसे तूफान से बड़ा विनाश होता है। समुद्र तटों पर ऐसे तूफान आते ही रहते हैं। आजकल समुद्री तूफानों की सूचना देने के लिए अनेक यंत्र हैं। लोगों को पहले ही खतरे की सूचना दे दी जाती है। उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कह दिया जाता है। परंतु एक समय था जब ऐसे साधन नहीं थे। लोग समुद्र की ही कृपा पर जीते मरते थे। जापान का सोनम गांव समुद्र तट पर बसा हुआ था। वहाँ के लोग जापान के अन्य किसानों की भांति धान की खेती करते और मछली पकड़ते थे। गांव के पास ही एक पहाड़ी थी। गांव वालों के पशु वहीं चरने जाते थे। पहाड़ी पर एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था लोमितो। लोग उसे लोमू के नाम से पुकारते थे। वह पहाड़ी के ढाल को काटकर बनाए गए छोटे छोटे क्यारी जैसे खेतों में चावल की खेती करता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह अक्सर फल और सब्जियां गांव वालों को दे जाता। बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों से बातें करता। सोनम गांव के लोग भी लोमू को मछलियां और अन्य उपहार देते रहते थे। एक दिन सुबह आसमान साफ था। सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी। लगा आज तेज धूप निकलेगी। अचानक कुछ बादल दिखाई दिए, पर यह कोई खास बात नहीं थी। ऐसा तो प्रायः होता रहता था। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। कुछ समुद्र में उतरने के लिए नाव तैयार कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। पहाड़ी से लोमू ने देखा कि दूर क्षितिज के पास समुद्र में तूफान उमड़ता हुआ आ रहा था। कुछ ही देर में वह पूरे गांव को तबाह कर सकता था, पर गांव वालों को इसकी कोई खबर न थी। तट से इतनी दूर दिखाई नहीं पड़ता जितनी ऊंची पहाड़ी से। लोमू किसान को चिंता हुई। उसने सोचा यदि जल्दी ही कुछ ना किया गया तो सारा गांव उजड़ जाएगा। उसने ऐसे अनेक तूफान देखे थे। तूफानों के कारण ही उसके बाप दादा पहाड़ी पर आ बसे थे। उसने पहाड़ी से रुमाल हिलाकर इशारा किया, पर किसी का ध्यान उधर नहीं गया। सब अपने कामों में लगे थे। मछेरे समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे थे। ये समुद्र में उतर गए तो इन्हें कौन बचाएगा? वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे।
उसे एक उपाय सूझा। उसने खेतों में कटे धान के ढेर लगे थे, यानी उसके खेतों में कटे धान के ढेर लगे थे। उसने उन ढेरों में आग लगा दी और शोर मचाने लगा। गांव वालों ने शोर सुना और पहाड़ी की ओर देखा। वे समझे लोमू के खेत में आग लग गई। सब अपना अपना काम छोड़कर लोमू की सहायता के लिए दौड़े। लोमू चिल्ला चिल्ला कर सबको पुकारता और कहता, बच्चों को भी लेते आओ, आग बुझाने में समय लगेगा। उन्हें वहाँ अकेला मत छोड़ो, साथ लेते आओ। यह सुनकर लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर लोमू की सहायता के लिए पहाड़ी की ओर भागे। कम से कम तब वे यही सोच रहे थे। वे पहाड़ी पर चढ़ ही रहे थे कि तूफान तट तक पहुंच गया। उन्होंने मुड़कर पीछे की ओर देखा। ऊंची ऊंची तूफानी लहरों ने कुछ ही देर में सारा गांव पानी में डुबा दिया, परंतु सभी लोग बच गए। अब वे समझ गए कि उन्हें लोमू ने ही बचाया है। एक किसान ने कहा, लोमू, तुमने अपनी सारी फसल तो जला दी, पर पूरे गांव को बचा लिया। यह एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। लोमू की आंखों में प्यार के आंसू छलक आए। उसने कहा, कैसी बातें करते हो? धान जल गए तो क्या हुआ? तुम लोगों की सहायता से फिर पैदा कर लूँगा, पर यदि तुम लोग ही नहीं रहते तो मैं इस धान का क्या करता। अब इसके बाद हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। चंचल, चंचल मीन होता है अस्थिर, और लुभावना मीन होता है मन को अच्छा लगने वाला। डरावना का अर्थ होता है जिससे डर लगे, और विनाशकारी का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। यंत्र का अर्थ है उपकरण, और स्वभाव का अर्थ है व्यवहार, और क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। उजड़ जाना का अर्थ है नष्ट हो जाना, और एहसान का अर्थ है कृपा, और आभारी एहसानमंद तबाही करना का अर्थ हो जाएगा नष्ट करना। अब इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहले मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है कि समुद्र तट पर कैसा दृश्य होता है? तो लुभावना दृश्य होता है। इसके बाद खा है, लोमितो कैसा था? तो लोमितो जो है दयालु था। और गा है, लोमितो द्वारा किया गया कार्य कैसा था? तो परोपकारी था। आगे आता है लिखित प्रश्न में कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला का दिया गया है कि तूफान पहले गांव वालों ने नहीं, लोमितो ने देखा, क्योंकि यह तूफान देखने का काम लोमितो का था। गांव वालों को तूफान देखने की फुर्सत न थी। तट की अपेक्षा ऊंची पहाड़ी से ज़्यादा दूर तक देखा जा सकता था, यानी तूफान को ऊंची पहाड़ी से हम ज़्यादा आसानी से देख सकते थे, जबकि नीचे से नहीं। तो यही कथन हमारा सही है, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि लोमितो ने धान के ढेर में स्वयं आग लगा दी, क्योंकि लोमितो गांव वालों को आग बुझाना सिखाना चाहता था। अगला है कि गांव वालों को इस बहाने ऊपर बुलाना चाहता था। आगे है गांव वालों से बातें करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गांव वालों को इस बहाने ऊपर बुलाना चाहता था। तो ये सही है, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि लोमितो ने गांव वालों से कहा कि वे बच्चों को भी लेते आएं, क्योंकि वह बच्चों को प्यार करता था। आगे है वह बच्चों को तूफान से बचाना चाहता था। अगला है कि उसने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने बनाए थे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि वह बच्चों को तूफान से बचाना चाहता था। इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब है पहला प्रश्न, इसमें दिया गया है कि सोनम गांव कहाँ था। तो इसको हमने अपने कॉपी में लिख रखा है, तो इसको देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि सोनम गांव जापान के समुद्र तट पर था। इसके बाद आगे आता है खा कि लोमितो का घर कहाँ था। तो उत्तर है कि लोमितो का घर पहाड़ी पर था। इसके बाद आता है गा, लोमितो को गांव की चिंता क्यों हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोमितो ने देखा कि समुद्र में तूफान आ रहा था, इसलिए लोमितो को गांव की चिंता हुई।
अब आगे आता है प्रश्न संख्या घ, गांव वालों को बचाने के लिए उसने क्या उपाय किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गांव वालों को बचाने के लिए उसने अपने खेतों में कटे धान के ढेर में आग लगा दी और शोर मचाने लगा। आगे आता है कि पहाड़ी पर चढ़ते हुए लोगों ने क्या देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहाड़ी पर चढ़ते हुए लोगों ने देखा कि ऊंची ऊंची तूफानी लहरों ने कुछ ही देर में सारा गांव पानी में डुबा दिया था। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, लोमितो के काम से उसके स्वभाव के किन गुणों का पता चलता है। दयालु, परोपकारी, शांतप्रिय, झूठा, बीमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोमितो के काम से उसके स्वभाव के परोपकारी होने के गुण का पता चलता है। अब इसके बाद हम इसके आगे प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या, ये भाषा ज्ञान के प्रश्न हैं। इसमें दिया गया है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मीन्स सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब दिया गया है पहला, इसमें इसी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यांशों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया से कहा है कि मोनू ने मोनू के मित्रों को बुलाया। तो यहाँ पे हम जब वो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो मोनू ने अपने मित्रों को बुलाया, यहाँ अपने क्या हो जाएगा, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो ये हो जाएगा सर्वनाम। आगे आता है कि दादाजी ने दादाजी के लिए लाइब्रेरी की जिम्मेदारी ली। तो यहाँ हो जाएगा कि दादाजी ने अपने लिए लाइब्रेरी की जिम्मेदारी ली, यानी यहाँ पे दादाजी संज्ञा है और संज्ञा के लिए यहाँ पे अपने जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला आता है कि स्मिता की सखियाँ स्मिता के घर आईं। अब यहाँ पर स्मिता क्या है, संज्ञा है और संज्ञा के मतलब संज्ञा जो यहाँ पे उसके यानी यहाँ स्मिता ये जो है सर्वनाम हो जाएगा, यानी यहाँ पे उसके शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सर्वनाम हो जाएगा। अब है आगे घा, माँ ने कहा कि बच्चे माँ को परेशान करते हैं। तो यहाँ पर माँ ने कहा कि बच्चे मुझको परेशान करते हैं, यहाँ मुझको जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे आता है कि नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तित कीजिए। दादा का दादी, माता पिता, लेखक लेखिका, भाई का भाभी, शिक्षक का शिक्षिका, चाचा का चाची। अब दिया गया है, आगे दिया गया प्रश्न संख्या 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे उपधन योग तो उपयोग हो गया, उपधन हार उपहार हो गया, उपधन देश उपदेश हो गया। यहाँ उप क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग हम शब्द के पहले करते हैं। उप यहाँ पे योग यहाँ शब्द है और योग के पहले हमने उप लगा दिया यानी उपसर्ग लगा दिया, तो ये हमारा शब्द बन जाता है उपयोग। अब इसी के आगे देख, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता उत्पन्न कर दें वे उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब इन उपसर्गों में दो शब्द बनाना है, जैसे आ से आजन्म आकर्षण, और प्रा से प्रकार प्रकाश, प्रति से प्रतिदिन प्रतिवर्ष, और परि से परिवार परिश्रम, सम से सम्मान और संबंधित, और नि से निसंतान निशब्द, और वि से विद्यालय विनायक, और अनु से अनुप्रयोग और अनुरोध। इसके अलावा भी हम शब्द बना सकते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या 4, लोकोक्ति हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। इसका अर्थ है कि बिना प्रयास की फल प्राप्त हो जाना। इन लोकोक्तियों को भी पढ़िए। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है कि दोहरा लाभ। आगे आता है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम की सफलता मिलना। आता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये हो जाएगा कि अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। आगे आता है कि 1 और 1 11, यह है संगठन में शक्ति। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।